में फैली हुई थी। पूजा रोज की तरह अपने ठीक समय पर रोटी बेल रही थी। उसके चेहरे पर डर और थकान साफ दिख रहा था। तभी दरवाजे की जोरदार आवाज आती है और माँ, सौतेली बहन और उसका सौतेला भाई एक साथ अंदर आते हैं। ला पूजा, जल्दी करके खाना लगा दे। माँ बस 2 मिनट, रोटी अभी बेल रही हूँ, अभी लाती हूँ। उनके चेहरे पर अचानक गुस्सा भर जाता है। वो पूजा के पास आती है और जोर से उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ देती है। पूजा दर्द से चिल्लाती है, 2 मिनट? जब तक तुझे खुराक ना मिले तू कहाँ ढंग से काम करती है? ऐसे बैठे बैठे क्या होगा? मम्मी माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। जल्दी कर वरना ऐसा मारूंगी ना कि अपनी माँ को याद करने लगेगी। सौतेली का हाथ छोड़ती है और पूजा ने दर्द दबाकर फिर से आटे में हाथ डाला और उसने हर रोटी पर ध्यान से हाथ फेरा और उसके हाथों की सूजन दिख रही थी। रोटियां बनाकर थालियां सजाई और खाना मेज पर लगाया। खाना बनाना ही नहीं आता इसे, अगले घर जाएगी तो फिर हमें ही सुनना पड़ेगा। हाँ मम्मी बिल्कुल, यही सब रहेगा तो लोग कहेंगे इसे कुछ भी नहीं सिखाया। ये मेरे सर का बोझ बनकर रहेगी। अब इससे ज्यादा खाना बनवाना शुरू कर दे, कोई हमें ना कह सके कि हम इसे कुछ नहीं करवाते। ओ पागल, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आ। पूजा चुपचाप उसे पानी लाकर देती है। उनके समय पूजा चुपचाप खाना बना रही होती है, तभी सौतेली माँ आती है। तुझे दिक्कत क्या है? हमेशा तेरा खाना लेट बन रहा है। मेरी ही सहनशीलता है कि मैं अभी तक नसीहत दे रही हूँ। माँ घर के बाकी काम भी करने होते हैं जिसकी वजह से लेट हो जाता है। अब जुबान भी लड़ाएगी तू मुझसे? चुपचाप जल्दी खाना बना। पूजा चुपचाप अपना काम पूरा कर मेज पर थालियां सजाकर सबके सामने खाना रख देती है। थोड़ी देर बाद पूजा के पापा घर आ जाते हैं। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान और आंखों में गंभीरता दिखाई देती है। जैसे वे कमरे में आते हैं, सौतेली माँ आगे बढ़ती है और उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि एक नई चाल दिखती है। पता है आज तुम्हारी लाडली ने क्या किया? पड़ोस की 3-4 सहेलियां मेरे घर आई थी और उनके सामने ये कह रही थी कि मैं इस पर बहुत अत्याचार करती हूँ, इसे बहुत मारती हूँ और हर बात पर डांटती हूँ। पूजा पास खड़ी होती है और उसके चेहरे पर हैरानी और आंखों में आंसू भर आते हैं। मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, मुझसे जुबान लड़ेगी? देख रहे हो आप, ये मुझे ऐसे उल्टा जवाब देती है और जब मैं इसे काम बताती हूँ तो काम भी नहीं करती। ये कहकर सुनीता झूठ मूठ रोने लगती है और पूजा के पापा का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में उठकर खड़े हो जाते हैं। पूजा, क्या तेरी मम्मी सही कह रही है? तू घर का कुछ काम नहीं करती? नहीं पापा, मैं सारा काम करती हूँ, मम्मी झूठ बोल रही है। पापा और आगे आने लगे और पूजा डरकर पीछे हटने लगी। पापा, ये मुझसे सब काम करवाती है अकेले, और कितना काम करूंगी मैं? इतना सुनते ही उसके पापा ने गुस्से में पूजा पर हाथ उठा दिया और पूजा सहम कर आंखें बंद कर लेती है। आज के बाद अगर तेरी जुबान सुनी ना या तूने अपनी माँ को उल्टा जवाब दिया तो बहुत बुरा होगा, समझी? ये सुनकर सौतेली माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में अलग ही जीत दिखती है। तेरी माँ तुझे गलत लक्षण देकर चली गई थी, पर अब ये सब और नहीं चलेगा। ठीक है पापा, मैं अब कभी कुछ नहीं कहूंगी। पूजा आंखों में आंसू लिए भागकर अपने कमरे में चली जाती है। अंदर पूजा खिड़की के पास बैठ जाती है और बाहर आसमान की ओर देखने लगती है और रोने लगती है। उसे अपने बचपन की याद आने लगती है जब उसकी माँ उसके साथ थी। जब वो छोटी थी, घुटना छिल जाता था तो उसकी माँ तुरंत मरहम पट्टी लेकर आ जाती थी। माँ की गोद बैठकर उसके सारे आंसू सूख जाते थे। माँ की हंसी और प्यार से घर रोशन हो जाता था और उसकी माँ उसे हमेशा प्यार से समझाती थी, कभी उस पर हाथ नहीं उठाती थी। वो सोचे कि ये वही खिड़की है और वही आसमान, पर उसकी माँ उसके साथ नहीं है। माँ, जब तुम चली गई थी तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। इन जानवरों के बीच क्यों छोड़ गई? मेरी क्या गलती थी? मैं तो सारा काम भी करती हूँ, फिर भी ये लोग मुझे मारते ही रहते हैं। अगली सुबह सौतेली माँ के दोनों बच्चे जल्दी जल्दी नाश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और किचन में पूजा रोटी बेल रही होती है। 2 रोटियां आखिर की बची थी, उन्हें वो धीरे से तवे पर सेक रही थी। तभी सौतेली माँ किचन में आती है। क्यों पूजा, अब तक खाना नहीं बना? बच्चे स्कूल के लिए निकल गए तो क्या करोगी? मम्मी बस अभी बना रही हूँ, 2 रोटी रह रही है, वही सेक रही हूँ। सौतेली माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो बिना किसी नरमी के पूजा के पास आती है और अचानक पूजा का हाथ पकड़कर जोर से तवे पर दबा देती है और पूजा बहुत जोर से चिल्लाती है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता। तेरी 2 रोटी, ये 2 रोटी कभी पूरी नहीं होती, काम भी सही से नहीं करती। जब तक तुझे सबक नहीं मिलेगा तू ढंग से काम नहीं सीखेगी। मम्मी छोड़ दो, मेरा हाथ जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, जब तक तुझे सबक नहीं मिलता तू यही सीखेगी और तेरी आंखें तभी खुलेंगी जब तू समझेगी कि मेरे बच्चे भूखे बैठे और तुझे वो दिख नहीं रहा है, सिर्फ अपनी 2 रोटी दिख रही है। सौतेली माँ हाथ छोड़ देती है। पूजा का हाथ लाल पड़ जाता है, उंगलियां फड़कने लगती हैं।
वो सैमी सी किचन से बाहर आती है और सीधे पानी की बाल्टी में अपना हाथ डाल देती है। पूजा जोर जोर से रोते हुए अपनी जली हुई हथेली को ठंडे पानी में डालती है। मम्मी मुझे बचा लो, अब और सहा नहीं जा रहा माँ। अगर तुम होती तो ऐसा कभी ना होता मेरे साथ। अब सुबह का समय होता है। पूजा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। आंखों में हल्की सी थकान और हाथ में पिछली रात का जला हुआ निशान साफ दिख रहा था। तभी दरवाजे पर खटखट होती है। बहन जी नमस्ते, जरा बाहर तो आइए। अरे आइए बहन, बताइए कैसे याद किया। असल में मेरी रिश्तेदारी में एक अच्छा रिश्ता आया। मैंने सोचा आपकी लड़की है ना पूजा, अगर आप चाहें तो मैं आगे बात बढ़ा दूं। हाँ बहन बिल्कुल, सबसे पहले तो मुझे इसी गंवार का बोझ अपने सिर से उतारना है। इसकी माँ मर गई है, सारा बोझ मेरे ऊपर डाल गई है। जब तक ये मेरे घर में रहेगी मेरे लिए सिर दर्द है। जितनी जल्दी जाए उतनी राहत मिले। पूजा ये सब सुनकर चुपचाप सिर झुका लेती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ठीक है बहन जी, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर आपको जल्दी खबर दूंगी। वहीं दूसरी ओर लड़के के घर पर भी रिश्ते की बात चल रही थी। बेटा राहुल, गांव से एक लड़की का रिश्ता आया है। लड़की साधारण है पर बहुत मेहनती बताई जा रही है। अगर तू कहे तो मैं आगे बात करूं। ठीक है मम्मी, हम पहले देख तो लें, पसंद आई तो आगे सोचेंगे। हाँ तो फिर कल ही चलते हैं उनके घर। अगले दिन लड़के वाले पूजा के घर आते हैं। पूजा साधारण सलवार कुर्ते में सिर पर हल्की चुन्नी डाली सामने आती है। उसकी आंखों में और चेहरे पर अलग मासूमियत थी। राहुल बड़े ध्यान से उसे देख रहा होता है। तभी उसकी नजर पूजा के हाथ पर पड़ती है, जहां एक बड़ा सा चोट का निशान दिख रहा था। अरे ये आपके हाथ पर क्या हुआ? कुछ नहीं, कल मैं बाहर जा रही थी तो हाथ दरवाजे में लग गया और चोट लग गई। राहुल उसकी मासूमियत देखता रह जाता है। पापा और मम्मी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। हमें पूजा बहुत पसंद है, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद आया, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। कुछ ही देर बाद सात रस्मों के साथ पूजा और राहुल की शादी हो जाती है। सजी हुई बारात, ढोल नगाड़े और पूजा की आंखों में एक नया सपना दिखता है। जिस लड़की के मायके में उसके आंसुओं की कोई कदर नहीं थी, वही लड़की अब ससुराल में एक नए रिश्ते और नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। शादी के बाद पूजा अपने घर पहुंचती है। दरवाजे पर रंगोली बनी होती है, आरती की थाली सजी हुई थी और पूरा घर दीपों की रोशनी में जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों और शहनाई आवाज गूंज रही होती है। आओ बेटा, प्रवेश की रस्म पूरी करो, अब ये घर भी तुम्हारा है। पूजा रोली की थाली में पैर रखकर धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। जैसे ही पूजा घर के अंदर कदम रखती है, सास उसका हाथ पकड़कर उसे सहलाना चाहती थी, लेकिन पूजा अचानक डरकर पीछे हट जाती है, जैसे कोई उस पर हाथ उठाने वाला हो। अरे क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे पीछे क्यों हट गई? कोई बात है? नहीं मम्मी जी, वो मेरा पैर पीछे को मुड़ गया था, मैं गिरने वाली थी। क्या हुआ पूजा, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस मैं एकदम से गिरने वाली थी। सास उसकी आंखों की झिझक और डर को महसूस कर लेती है। वो धीरे से पूजा का हाथ पकड़ती है, उसके पास आकर बड़े प्यार से गले लगा लेती है। डर मत बेटा, ये घर तुम्हारा अपना है, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तुम बहू नहीं बेटी बनकर आई हो, तो ये डर कैसा? बेझिझक अंदर चलो। पूजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसे लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी में सचमुच एक नया सवेरा शुरू हो जाएगा। अगले दिन सुबह घर में हलचल होती है। सब उत्साहित थे क्योंकि आज पूजा की पहली रसोई होती है। पूजा रसोई होती है, हाथ में आटे की थाली ले रखी होती है। क्या बनाऊं, सबको पसंद आएगा या नहीं? तभी अचानक पीछे से कोई आकर धप्पा कर देता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे भाभी क्या हुआ, आप इतना डर क्यों गई? मैं तो बस मजाक कर रही थी, माफ कर दो अगर आप डर गई हो तो। पूजा कांपते हुए अपनी साड़ी से पसीना पोंछती है। कुछ नहीं, मुझे बस लगा जैसे कोई पीछे से मुझे पकड़ने वाला हो। भाभी आप बार बार छोड़ दो क्यों कह रही थी? कोई बात है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ किस लिए आई थी? भाभी आज आपकी पहली रसोई है ना, मैं आपकी हेल्प कराने आई थी। मैं आपकी हेल्प कराने आई हूँ, मेरी प्यारी भाभी को मेरी हेल्प जरूर चाहिए होगी। नहीं, मैं सारा काम खुद कर लूंगी, तुम जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आपके साथ ही रहूंगी, आपकी हेल्प करूंगी और खूब सारी गपशप भी करूंगी, आखिर आप मेरी प्यारी भाभी जो हो। इतना कहकर नंद पीछे से पूजा को गले लगा लेती है। पूजा पहले तो चौंकती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। दोनों मिलकर रसोई में हंसी मजाक करते हुए काम करने लगते हैं। ये पहली बार होता है जब पूजा को अपने नए घर में किसी का सच्चा अपनापन महसूस होता है। दोपहर का समय, पूजा घर के गेट के पास खड़ी होती है और बेचैनी से चक्कर लगा रही होती है। तभी गेट की तरफ देखती कभी घड़ी, उसके हाथ में छोटी सी पर्ची होती है जिसमें बाजार से लाने का सामान लिखा हुआ होता है। तभी अंदर से उसका देवर कमरे से बाहर आता है। वो देखता है कि पूजा बार बार गेट के चक्कर लगा रही होती है। भाभी क्या हुआ, आप गेट के चक्कर क्यों काट रही हो?
कुछ नहीं भैया, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना था, इनके आने का ही इंतजार कर रही हूँ। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है भाभी, आप मुझे एक आवाज लगा देती, मैं तुरंत आ जाता। नहीं भैया, मुझे लगा आप बिजी होंगे, इसीलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। भाभी अगर मैं बिजी भी हो जाऊं तो आपके लिए हमेशा टाइम है मेरे पास, आप बस एक आवाज लगाया करो। पूजा उसकी बात सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है। उसके लिए देवर में इतना अपनापन देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अरे चलो मैं ही लेकर चलता हूं आपको बाजार। वो पूजा का थैला उठाता बाहर गाड़ी खड़ी करता है। भाभी बैठो, अब से जब भी बाहर जाना हो मुझसे कह देना। पूजा गाड़ी में बैठ जाती है, उसकी आंखों में राहत और सुकून दिखता है। शायद अब मुझे कोई अपना समझने लगा है। रात का समय होता है और उसका पति राहुल सो रहे होते हैं। कमरे में हल्की चांदनी आ रही थी। अचानक पूजा अपने बिस्तर पर बेचैन होकर हिलने लगती है। उसका चेहरा डर और चिंता से भरा हुआ दिखता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं अच्छी रोटी बनाऊंगी। मम्मी बस मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी सांस तेज हो जाती है। तभी राहुल की आंखें एकदम खुलती हैं और वो उसे झटके से हिलाता है और वो अचानक उठ जाती है। पूजा क्या हुआ, तुम अचानक उठ क्यों गई? पूजा झटके से बैठ जाती है, सांसें संभालते हैं और अपने पसीने को पोंछती है। पूजा तुम इतना रो क्यों रही हो, और ये इतना पसीना कैसे आ रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, बस बुरा सपना था, डर गई थी। राहुल तुरंत उठकर पानी लेकर आता है। वो धीरे से पूजा को अपने हाथों से पानी पिलाता है और उसके बालों को सहलाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब सो जाओ, डरो मत, मैं यहां हूं, कुछ नहीं होगा। पूजा उसकी बाहों में थोड़ी राहत महसूस करती है और वो धीरे धीरे सो जाती है। अगले दिन शाम का समय होता है। पूजा कमरे में खिड़की के पास बैठी होती है, हाथ में चाय का कप ले रखा था। तभी सास धीरे धीरे से कमरे में आती है। उनका चेहरा प्यार और हल्की चिंता से भरा हुआ दिखता है। क्या बात है बेटा, तेरा अपने मायके जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? जब से तू ब्याह कर आई है तो वहाँ एक बार भी नहीं गई, वहाँ की याद नहीं आ रही? पूजा हल्की नकली मुस्कान के जवाब देती है। हाँ मम्मी जी, कर तो रहा है, लेकिन सास प्यार भरे अंदाज में हाथ बढ़ाती है ताकि पूजा का माथा सहलाए। लेकिन पूजा के मन में अचानक बचपन और पुराने डर की यादें उभर आती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे सास उसे चांटा मार देगी। ठीक है मम्मी जी, मैं चली जाऊंगी। पूजा बिना और कुछ कहे वहां से उठकर चली जाती है। सास उसे देखती रह जाती है। फिर अगले दिन पूजा अपने मायके जाती है। वो सोचती है कि अब समय बीत चुका है, अब उसे वहां थोड़ी राहत और मिलेगा। पर जैसे वो घर के अंदर कदम रखती है, उसकी सौतेली माँ पहले से ही उसका गुस्से में इंतजार कर रही होती है। आ गई महारानी, अब तू यहाँ आना क्यों पसंद करेगी? अब तो तू अच्छे घर में चली गई, हमारे इतने पैसे लगवाए, और अब तू मजे ले रही होगी ना बड़े घर में। इतना कहते ही उसकी सौतेली बहन भी कमरे में आ जाती है। ला अपना पर्स दिखा, देखूं कितने पैसे तेरे पर्स में। जा जाकर घर के काम कर, खाने पीने का इंतजार तो कर ही रही होगी ना हमसे। याद तो होगा घर का सारा काम तू ही करती थी, तो हमसे तो उम्मीद लगाइयो भी मत। पूजा पहले से थकी हुई होती है। वो चुपचाप धीरे धीरे घर के सारे काम करने लगती है। पहले खाना बनाती है, फिर झाड़ू लगाती है, लेकिन पोछा लगाना भूल जाती है। पोछा नहीं लगाया होगा ना तूने, लगता है यहाँ के सारे काम भूल गई है। इतना कहते ही वो कमरे में आती है। पूजा का हाथ तेजी से पकड़कर मरोड़ देती है। लगता है वहाँ जाकर तू बहुत नवाब हो गई है। ला मुझे पैसे दे, जितने पैसे तुझे वहाँ से मिले हैं। पूजा सहमी सहमी रहती है। उसकी सारी मेहनत और ससुराल की थोड़ी खुशी एक ही झटके में छीन ली जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो मजबूर होकर सौतेली माँ को पैसे दे देती है। कुछ टाइम बाद अपने ससुराल वापस लौट आती है। गाड़ी से उतरते ही सास उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है। आओ बेटा, पास आओ। कैसे हो? सब ठीक रहा मायके में? माँ के घर जाकर अच्छा लग रहा होगा ना? पूजा धीरे धीरे उनके पास आती है। उसकी आंखों में हल्की थकान और हाथ पर चोट का निशान साफ दिखाई देता है। बेटा, ये क्या हुआ हाथ पर? ऐसा लग रहा है किसी ने जोर से मरोड़ दिया हो हाथ को। नहीं मम्मी जी, हाथ नहीं मरोड़ा, ये तो बस ऐसे ही चोट लग गई थी। अच्छा बेटा, कोई बात हो तो बता देना, हम तेरे साथ हैं। ठीक है मम्मी जी। फिर सास बहू अपने अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। सास और कमरे में बैठकर गंभीर होकर बात कर रहे होते हैं। लगता है बहू को मायके में कोई परेशानी हुई है। हाँ सही कह रहे हो, जब हम पहली बार उसे देखने गए थे तब भी उसके शरीर पर निशान दिख रहे थे, और अब मायके से लौट कर आई है, अभी भी इसके हाथ पर निशान है। मुझे लगता है उसकी सौतेली माँ उसके साथ सही बर्ताव नहीं करती है। यहाँ से तो हमने अच्छी भली बहू को भेजा था। अरे नहीं नहीं, तुम किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या पता सच में कहीं चोट लग गई हो। एक माँ अपने बच्चों का दर्द जानती है,
मुझे पूजा से ऐसी भावना आ रही है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जब तक वो हमें अपनी परेशानी खुद से नहीं बताएगी हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। सास की आंखों में चिंता साफ दिखती है। उनका समय होता है। पूरा परिवार ड्राइंग रूम में एक साथ बैठा होता है। सोफे पर सास, ससुर, पति और नंद, देवर और बाकी लोग आराम से बैठे होते हैं। पूजा भी उनके बीच होती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार फोन की तरफ जाता है। फोन बार बार बजता है। पूजा कभी फोन काट देती, भी कोने में जाकर बात करती है। हाँ ठीक हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, बस आप मुझे ऐसे बार बार फोन मत करिए। इतना कहते ही उसका देवर उसके पास आता है। भाभी क्या हुआ? आपको कोई परेशान कर रहा है क्या? देवर अचानक पूजा का हाथ पकड़कर फोन ले लेता है और फोन पर बात करने लगता है। ये दिन तो तुझे याद होंगे ना? अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो वहीं आकर तेरी इतनी बेइज्जती करेंगे कि तेरे ससुराल वाले भी तुझसे रिश्ता खत्म कर देंगे। और याद है ना तुझे मम्मी कैसे मारती थी? तवे पर तेरा हाथ भी जला दिया था। उन दिन को भूलना मत तू। देवर का चेहरा लाल हो जाता है, आंखों में गुस्सा भर जाता है। ए, तुम जो भी बोल रहे हो ना, आइंदा से मेरी भाभी को फोन मत कर देना, वरना वहीं आकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और हाँ, अब मेरी भाभी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो इस घर की बहू है और इस घर की बेटी भी है। आज के बाद से उनका तुम्हारे घर से दाना पानी बंद, और खबरदार दोबारा यहाँ फोन किया तो। देवर फोन रख देता है। पूजा चौंक कर पीछे हटती है। भैया आपने क्या कर दिया? देवर की आंखें नम हो जाती हैं और वो धीरे से पूजा को गले लगा लेता है। भाभी, आपने हमें कभी क्यों नहीं बताया कि आप मायके में इतनी परेशान रहती थी? भैया मैं वो क्या कहती? पूजा पर बैठ जाती है। सास और नंद उसके पास आकर बैठते हैं। बेटा क्या हुआ? तूने कुछ बताया नहीं हमें, आखिर बात क्या थी? सब पूछने लगते हैं और पूजा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो अपने ससुराल वालों को सब बताती है। जब मैं 10 साल की थी मेरी माँ गुजर गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने सोचा था कि वो मेरा ख्याल रखेंगी, पर वो मुझे सिर्फ मारती और घर के काम करवाती थी। अगर मैं कुछ काम गलत कर देती थी तो वो मेरा हाथ तवे पर जला देती थी। बेटा ये सब बातें तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं कभी तुझे उस घर नहीं भेजती, हमेशा के लिए तेरा उस घर से नाता तोड़वा देती। कैसी माँ है वो, एक बच्चे का दर्द उसे महसूस नहीं हुआ? माँ, मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने आप सबसे छुपाया। बेटा आज से तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तेरा असली परिवार यही है। ये घर, ये तेरे माँ बाप है और ये तेरे भाई बहन है। पूजा अपने आंसू पोंछकर सबको गले लगाती है। पहली बार महसूस होता है कि अब वो सुरक्षित है। उसके आसपास प्यार और अपनापन देने वाले लोग हैं।